पहले सर इनको ये पॉलिटिकल का थोड़ा सा आइडिया दे दिया जाए, पॉलिटिकल और फिजिकल का सर। तो सभी लोग इसको ध्यान से देखें। जो सवाल कई बार आते रहे हैं उसमें एक पैटर्न ये दिख रहा है कि कई बार बहुत सरल सवाल भी आ जाते हैं और हम लोग सोचते हैं कि जो है बहुत कंसेप्चुअल आएगा, लेकिन कई बार सरल प्रश्न भी आ जाते हैं। जैसे उदाहरण के स्वरूप पर कुछ नहीं तो खाली यही पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से किन राष्ट्रों की जो सीमा है वो मेडिटेरियन भूमध्य सागर से जो है वो मिलती है, भूमध्य सागर की तरफ है, या ब्लैक सी की तरफ है, या कैस्पियन सी की तरफ है। इस तरह से भी सवाल आ जाते हैं, तो उसको आप ध्यान रख लेंगे प्लीज, ये बहुत आवश्यक है। मुख्य रूप से मैं आपको सलाह देता हूं, अगर हम और आप देखें इसको मुख्य रूप से आपके समझने की आसानी के लिए, मुझे ऐसा लगा कि इस तरह से करना चाहिए हमको कि सबसे पहले चार सबसे जो महत्वपूर्ण वाटर बॉडीज हैं उनको अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जो है एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा ये, पांच पांच जो वाटर बॉडीज हैं, ठीक है, जिसमें से चार जो है वो सागर है और एक गल्फ है। जो इसको बहुत अच्छे से दिमाग में फिट कर लीजिए। उसके बाद इन्हीं के सहारे बना लीजिए ऐसे, ये ऐसे अब इसी में आप देखिए सागर और गल्फ में फर्क क्या है। सेम देखिए, जो सौर ने पिक्चर बनाई उसमें सागर है, गल्फ है। अब सागर और गल्फ में फर्क क्या है? अब गल्फ के आसपास कौन सा एरिया है, सागर के आसपास कौन सा एरिया है। आपको सवाल क्या क्या बनाएंगे कि भूमध्य सागर में, मिडिल ईस्ट में, वहां पर एक गल्फ है, गल्फ के आसपास कौन कौन से देश है, 3 देश का नाम लिख देंगे। तो सागर और गल्फ का अर्थ समझने की कोशिश करिए। चलिए, ओके, ठीक, ओके, थैंक यू। जी सर। एक नजर सिंपल वाला भी सर पहले इनको देखिए, देख लीजिए एक बार। ये एक दिमाग में आपके रहना चाहिए हमेशा, ये सिंपल वाला मैप हमेशा रहे मन में, दिमाग में, कि सऊदी अरेबिया साफ साफ देखिए, सऊदी अरेबियन पेनिनसुला है पूरा, जिसमें सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान और यूएई और कतर ये सब दिख रहे हैं। ये पूरा सऊदी अरेबियन पेनिनसुला कहलाता है, प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्यों कहते हैं? अब सऊदी अरेबिया पे सवाल क्यों आएगा? भारत का सऊदी अरेबिया का संबंध इसमें प्रॉब्लम में है। सऊदी अरेबिया ने पेट्रोल प्राइसेस में लॉजिस्टिक्स रेट बढ़ा दिए हैं, उसके लेके भारत उसके संबंधों में तनाव आ रहा है। तो आप ये भी तैयार करो, भारत का सऊदी अरेबिया के बीच संबंधों में तनाव क्या रहा है। ठीक है ना? चलो जी सर। और महत्वपूर्ण बात देखिएगा, भूमध्य सागर के बारे में जो हम लोग नोट करना कई बार रह जाता है कि अगर आप देखें भूमध्य सागर को, तो एक तरफ देखिए उत्तर पश्चिम की तरफ से जो है ये टर्की जो है ना, टर्की दरअसल कहिए तो यूरोप, टर्की के बाद से यूरोप शुरू हो जाता है। इनफैक्ट कहते हैं कि टर्की भी जो उसका पश्चिम भाग है वो यूरोप का ही भाग है। तो यूरोप जो है वो इधर से है, इधर से अफ्रीका है और इधर एशिया है। ये तीनों का एक ट्राई जंक्शन है। देखिए आप, तो 3 महाद्वीपों का ट्राई जंक्शन यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, तीनों यहाँ पर मिल रहे हैं, इसलिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है। ठीक है, इस बात को एक बार ध्यान रख लीजिए। एक बार खाली मैप हल्के से देख लीजिए, दिमाग में उसको बैठा लीजिए। ये सऊदी अरेबिया हो गया, इराक हो गया, ये ईरान हो गया, टर्की हो गया, सीरिया, जॉर्डन, इजराइल, फिलिस्तीन, ठीक है। इस तरफ इजिप्ट है। ये जो हरा वाला भाग दिख रहा है अफ्रीका में, अभी दिखा देते हैं आपको, वो इजिप्ट का भाग है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये इजिप्ट हो गया, देख रहे हैं आप। ये अफ्रीका, यहाँ से अफ्रीका का माम जो है शुरू हो गया, ठीक है। ये एशिया पूरा है ही, और यहाँ से यूरोप शुरू हो जाता है, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इनको जो दिल्ली से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया, ओमान, यमन और रेड सी, यहाँ तक मत दिखाओ। जी जी सर, जी सर। हाँ जी सर। आ गया? जी हाँ सर। ठीक है, इसमें खास बात क्या है, आप देखिए यहाँ पे रेड सी कहाँ पे है। अब रेड सी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो सुएज नहर है वह किन दो सागरों को मिलाती है। पहली चीज आप क्या नोट करिए कि सुएज नहर किन 2 सागरों को मिलाती है। उसमें रेड सी है या नहीं है? अगर रेड सी है तो आपको समझ, पहला सवाल क्या हो गया कि सुएज नहर बनी कब है? सुएज नहर जो दो महासागरों को सुएज नहर आपस में मिला देती है, तो वह सुएज नहर के कारण बनने का कारण क्या है?
स्वेज नहर किस, आप इन सवालों को लिखिए, स्वेज नहर किस कंट्री में पड़ती है? स्वेज नहर पे बहुत लंबे दौर तक फ्रांस का कब्जा रहा है। स्वेज नहर के खोज होने से फायदा क्या हुआ? जो यूरोप और एशिया के बीच की दूरी है वह दूरी बहुत ज्यादा कम हो गई। क्या इस समय स्वेज नहर को कौन आदमी कंट्रोल करता है? आप स्वेज नहर के आसपास देखने की कोशिश करिए। जो स्वेज की वाटर टेक्नोलॉजी है, स्वेज नहर के बीच किलोमीटर आ गया, सामने लिखा हुआ है कि स्वेज नहर का किलोमीटर कितना लंबा है। जब स्वेज नहर की खोज हो गई उस समय उपनिवेशों का शोषण और आसान हो गया, क्योंकि यूरोप और एशिया के मध्य की दूरी बहुत कम हो गई, भारत पहुंचना आसान हो गया। और स्वेज नहर जो है, अगर आप देखें मानचित्र से, एक पतली सी पट्टी दिखती है। इफ यू सी फ्रॉम द अपसाइड, फ्रॉम द स्काई इफ यू सी, तो एक बहुत लंबी लाइन दिखती है। अब अगली बात, जो स्वेज नहर अभी हाल में जो वहां बंद हो गया, क्यों बंद हो गया? वहां एक बड़ा सरप्राइजिंग था कि हम लोग इंटरव्यू ले रहे थे ज्योग्राफी के स्टूडेंट का, शौर्य ने शायद ये सवाल किया था, वो ज्योग्राफी का स्टूडेंट नहीं बता पाया क्या कि स्वेज नहर इस समय बंद क्यों हो गई। वहां स्टॉर्म आ गया था। स्टॉर्म आने के बाद क्या हो गया? सल्फर डाइऑक्साइड निकलने लग गई। क्यों? वहां पर लगातार ईंधन जल रहा था। तो नाउ यू कोरिलेट द स्वेज नहर with the geography, with the exploitation of the colonies, and why there was a stampede in the sea at that point of time. तो आप ये जो फिगर आप सब नोट करो, कितनी शिप्स है वहां पे, कितना एरिया है, कितना कार्गो जाता है। आपके पास जब सवाल क्रिएट होगा, इन्हीं में से 3-4 फैक्ट को एक साथ मिक्स करना स्टार्ट कर देंगे। तो नाउ नीड टू अंडरस्टैंड कि कैसे स्वेज नहर के इशू को समझने की कोशिश की जाए। तो स्वेज नहर जो स्वेज नहर का जो सारा इशू है, वह इशू क्या है? यह नॉर्थ ईस्टर्न इजिप्ट में लोकेटेड है कि यह जो स्वेज नहर की पूरी जो हिस्ट्री है, वह हिस्ट्री इस तरह की बात करती है कि यह जो ओल्ड पर्शियन था उसके समय से स्टार्ट होती है, और इसका जो इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, वो बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ मालू को ले जाने के बाद को लेके और दूरी को कम करने का। ठीक सर तो सुएज कैनाल के बारे में 2-3 इकट्ठा किए हैं, वो आप लोग सब लोग ध्यान से समझ गए इस चीज को। ये मुख्य रूप से जो फ्रेंच हैं, उन्होंने 1799 में जो है 1799 में उनका इस पर आधिपत्य हुआ, और उसके बाद जो है बहुत उन्होंने 1799, आपको ध्यान होगा 1799 एक और महत्वपूर्ण वर्ष है हमारे भारत के इतिहास के संबंध में, दक्षिण भारत के इतिहास के संबंध में। श्रीरंगपत्तनम में जो टीपू सुल्तान जो है की लड़ाई हुई थी, जो एंग्लो मैसूर वार, आप जानते होंगे, सुने होंगे, एंग्लो मैसूर वार सब जरूर पढ़ाए होंगे। उसमें क्या था कि फ्रेंच लोग जो चाहते थे, वो टीपू सुल्तान का हेल्प करना चाहते थे अंग्रेजों के खिलाफ। वो फ्रेंच चाहते थे कि हम टीपू सुल्तान को हेल्प कर सके। इस चक्कर में भी उस सुएज कैनाल कहा जाता है कि 2 मुख्य कारण है सुएज कैनाल के। एक तो इजिप्ट के इलाके पर जो आधिपत्य, उस पर उसको कंट्रोल में लेना, और एक छोटा सा माइनर रीजन ये भी माना जाता है कि फ्रेंच जो है इंडियन कॉलोनीज को अपनी जो इंडियन इन्वेस्टमेंट थे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जल्दी पहुंचना चाहते थे। वो अगर उस पर कब्जा हो जाए तो ब्रिटिश को आने में टाइम लगेगा, लेकिन फ्रेंच सड़क से पहुंच जाएंगे सुएज कैनाल पर। ये एक लॉजिक भी था, ठीक है। फिर 1859 में इसका जो है कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, 10 साल में ये फिर पूरा हो गया, इसको ध्यान रखिएगा। इससे पहले 3 बार और क्राइसिस हो चुकी है, ये जो नवीनतम घटना है, इससे पहले 2 बार और क्राइसिस हो चुकी है, ध्यान रखिएगा इसको पहली सुएज क्राइसिस और दूसरी सुएज क्राइसिस बोलते हैं, ठीक है। दोनों ही जो है वार पीरियड से संबंधित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जब कोल्ड वार चल रहा था, कोल्ड वार शीत युद्ध चल रहा था, तो ये लोग यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और इजराइल, ये सब एक तरफ थे, ठीक है, वेस्ट ब्लॉक कहलाते थे। और जो बाकी जो अपने जिसने इजिप्ट जो एक साइड में था, उसको यूएसएसआर यानी रशिया, जो उस समय यूएसएसआर था, वो सपोर्ट कर रहा था। इन दोनों के बीच में जो लड़ाई हुई थी, जो उस एक दूसरे का सपोर्ट करके जो है वो कोल्ड वार इसीलिए कहते हैं, क्योंकि ओपन लड़ाई कभी नहीं हुई उन दोनों के बीच में, बस ये दो जो लोग झगड़ रहे थे उनको अलग अलग ब्लॉक्स जो है वो सपोर्ट करते रहते थे। फिर यूनाइटेड नेशंस ने उसको इंटरवीन किया और मामले को शांत किया, लेकिन ये रुका नहीं। बाद में फिर एक बार क्राइसिस आई, कब आई? जब 1967 में, 1967 में जब इजिप्ट ने इसको क्लोज करना चाहा, ठीक है, बंद करना चाहा, और तब तीसरा अरब इजरायली युद्ध हुआ, थर्ड अरब इजरायली वॉर हुआ। इसको ध्यान रखिएगा। यूएस, बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है
कि लगभग 7 और 8 15 8 साल तक बंद रहा ये। 1967 से 1975 तक बंद रहा ये। उस बीच में बहुत भयानक क्राइसिस हो गई, और इसलिए प्लान ये हुआ। आप ये जो एरिया देख रहे हैं सुएज कैनाल का, मैं आपको मैप में दिखाता हूँ एक चीज, ध्यान से सुनिएगा। ये जो एरिया है यहीं पर सुएज कैनाल का एरिया तो ये है, देखिए ये जो जा रहा है ये है सुएज कैनाल। लेकिन जब ये बंद रहा तो यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा कि हमारे पास इतना सारा न्यूक्लियर बम है, किस दिन काम आएगा। तो बोला क्या मतलब, उसको अटैक करना? बोला नहीं, ये जो इजराइल का इलाका है, इजराइल में नेगेव डिजर्ट है, नेगेव डिजर्ट। तो कहा कि हम यहां से न्यूक्लियर बम फोड़ फोड़ के इसको तोड़ देंगे और यहां से कैनाल एक एक्स्ट्रा बना देंगे। लेकिन फिर मामला किसी तरह से शांत हुआ और चीजें जो है वो लाइन पे वापस आई। ठीक है, जाने रहेगा। सुएज कैनाल का हिस्ट्री जल्दी से बता देते हैं कि इसमें जो ये एरिया है बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहता है। सिनाई पेनिनसुला अलग अलग समय से इस पर कब्जा करने की कोशिशें होती रही हैं। इजराइल ने कर भी लिया था, लेकिन फिर अंतरराष्ट्रीय दबाव में इसको फिर वापस कर दिया, इजिप्ट को वापस कर दिया। इस बात को ध्यान रखिएगा। 160 किलोमीटर जो लॉन्ग है वो आप जानते ही हैं। ऊपर वाला जो एरिया है पोर्ट सईद कहलाता है, और जो नीचे वाला जहां से शुरुआत होती है यहाँ जो आएगा उसको पोर्ट तौफीक कहते हैं। ठीक है, जाने रहिएगा। ये सब नाम कहीं पूछ न ले कि किसके हिस्से हैं, कहाँ के पोर्ट हैं, ऐसा पूछा जा सकता है। बाकी आप डेटा देख लीजिएगा कितना % ग्लोबल ट्रेड होता है, क्या होता है। जो शिप फंसी थी उसके ऊपर एवरग्रीन लिखा हुआ है, लेकिन उसको गड़बड़ाइएगा मत, एवरग्रीन कंपनी का नाम है। ठीक है, एवरग्रीन जो कंपनी ऑपरेट करती है उसका नाम है। ठीक है, वो एक ताइवानीज कंपनी है एवरग्रीन, ऑपरेशन उसके जिम्मे है। जबकि उस शिप का ओनर जो है वो जापानीज कंपनी है। ध्यान से सुने सारी बात। शिप जापानीज कंपनी का है, ऑपरेट कर रही है ताइवानीज कंपनी। नाम उस पर लिखा है एवरग्रीन जो कि कंपनी का नाम है, लेकिन शिप का असली नाम है एवर गिवन, EVERGIVEN। फिर सवाल आता है कि ये इतना बुरी तरह से फंसा क्यों। तो आप जान लीजिए कि यहाँ पर जो है वो सैंड स्टॉर्म जो है, जो बलुई जो तूफान वो आया हुआ था उस समय। और दिक्कत ये हुई कि जो मैक्सिमम परमिसिबल लेंथ है यानी 400 मीटर की, 400 मीटर से ज्यादा का शिप नहीं अलाउ है। तो जो मैक्सिमम परमिसिबल लेंथ है ये लगभग वहीं पे था, 1312 फीट के करीब ये था, शिप था, बहुत बड़ा शिप था। ठीक है, तो शिप की जो मैक्सिमम लेंथ है वो उतनी ही थी जितनी परमिसिबल है। तो उससे तो कोई दिक्कत नहीं, लेंथ तो ठीक है। दिक्कत क्या हुई कि इस पर जो बहुत सारे कंटेनर्स वगैरह इतने ज्यादा लदे थे कि उन जो हवाएं हैं उनको बहुत बड़ा सरफेस एरिया मिल गया। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? कंटेनर जब एक के ऊपर एक लद गए तो एक दीवार जैसी बन गई। तो दीवार जब बन गई तो तेज हवाओं को जो है वो सरफेस एरिया मिल गया, और इसलिए उन्होंने फिर उसे मोड़ दिया। समझ गए बात? इसलिए ऐसा हुआ, मोड़ दिया। और फिर वो जाके जो है इस कैनाल में जो है, ऐसे अगर मान लीजिए ये कैनाल है तो उसमें वो ऐसे ऐसे जाके फंस गया, तिरछा हो गया। सीधे जाना चाहिए था लेकिन वो हवा के घुमाने से वो तिरछा होके फंस गया। वहां पर सिल्ट वगैरह थी, उस चक्कर में वो वहां पर फंस गया। ठीक है, सैंड स्टॉर्म आ गया था वहां पर। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए, ऐसी हम सौर की जो पूरी लेक्चर को हम एक समराइज फॉर्म में करते हैं कि कैसे सवाल में आ सकता है। इशू नंबर 1, सुएज कैनाल एक मैन मेड वाटरवे कनेक्शन है। फैक्ट नंबर 2, ये मेडिटेरियन सी को इंडियन ओशियन से मिलाता है वाया रेड सी। पॉइंट नंबर 3, यह एक डायरेक्ट रूट देता है फॉर शिपिंग यूरोप और एशिया के बीच में। उसके कारण क्या होता है, जो एक पैसेज प्राप्त होता है वो नॉर्थ अटलांटिक से इंडियन ओशन के बीच, और उसमें कोई समस्या नहीं आती। पॉइंट नंबर 4, यह अभी हाल में चर्चा में क्यों रहा। पॉइंट नंबर 5, इसको कैसे हटाया गया। पॉइंट नंबर 6, इसको किसने बनाया, इस पर किस देश का कब्जा रहा है। पॉइंट नंबर 6, ग्रेट ब्रिटेन क्यों कंट्रोल चाहता था सुएज कैनाल में, क्योंकि यह कनेक्ट कर रहा था रेड सी को मेडिटेरियन सी से। यह सवाल हमेशा आएगा कि सुएज कैनाल किन दो सी को कनेक्ट करता है। और यह जो शौर्य ने बताया, यह क्विकर एक्सेस देता था एक जगह से दूसरी जगह को, और इसके कारण यह आसान हो गया आना जाना। ठीक है, इतने जो प्रश्न आ गए, उन प्रश्नों में आपके काम के होने की संभावना बहुत ज्यादा है। जो उन्होंने एक नाम बताया कि उस शिप का नाम क्या था, वो आप जरूर याद रखिएगा। इतने सवालों में आपका काम मोटा मोटी हो जाना चाहिए। मैंने सौर के ही लेक्चर को शॉर्टन करने की कोशिश की कि कितने में आपका काम हो जाना चाहिए। थैंक यू सर।
तो अगली बात ये देख लेते हैं, अब आ जाते हैं सुएज कैनाल का हो गया है, तो आप इस पूरे एरिया की फिजियोग्राफी को थोड़ा सा मेरी नजर से देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। देखिए क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। सबसे पहले देख लीजिए कि कौन कौन सा इसमें आपको खुद सामने से कौन कौन से माउंटेन्स दिख रहे हैं। पहले हम माउंटेन्स देख लेते हैं। आप पेनिनसुला का अर्थ तो समझ ही गए हैं कि तीन तरफ से देखिए, तीन तरफ से पानी से गिरा है, 1 2 और 3 प्रायद्वीप भारत के ही जैसा है। भारत भी 1 2 और 3 तरफ से घिरा हुआ है, सब जानते हैं, इसलिए इसको भी पेनिनसुला, डेक्कन पेनिनसुला या इंडियन पेनिनसुला बोलते हैं। यह भी एक पेनिनसुला है और वर्ल्ड का लार्जेस्ट पेनिनसुला गिना जाता है, ठीक है। अब देखें इस बात को कि कुछ महत्वपूर्ण पहाड़, कुछ महत्वपूर्ण पठार, कुछ महत्वपूर्ण नदियां, कुछ महत्वपूर्ण रेगिस्तान और कुछ लेक्स, इनके सहारे पहले पढ़ लेते हैं। जल्दी से आप जान लीजिए कि कौन सा कहां पर है और उसका क्या महत्व है, ठीक है। इस चीज को जाने रही। सबसे पहले चलिए ईरान से ही ले लेते हैं, हिंदुस्तान से उधर की तरफ चलते हैं। ईरान देखिए, ध्यान से देखिए, ये जो पूरा एरिया है ये प्लेट्यू ऑफ ईरान या ईरानियन प्लेट्यू कहलाता है। प्लेट्यू किस प्रकार का है बता सकते हैं आप? देखिए तो जरा, एक पर्वत श्रृंखला इधर आ रही है, आप देख रहे होंगे, एक पर्वत श्रृंखला ये चली आ रही है और एक पर्वत श्रृंखला इधर चली आ रही है। दोनों पर्वत श्रृंखलाएं आपको दिख रही होंगी साफ साफ। जो ऊपर है उसका नाम एल्बर्स है, एल्बर्स पर्वत श्रृंखला, और जो नीचे है उसका जैग्रोस पर्वत श्रृंखला नाम है। तो ऊपर पर्वत है, नीचे पर्वत है, और बीच में जो एरिया है वो पठार है, ठीक है। इस तरह के पठार को अंतर पर्वतीय पठार या ऐसा कुछ हिंदी में बोलते होंगे, इंटर माउंटेन प्लेट्यू बोलते हैं, इंटर माउंटेन प्लेट्यू, ठीक है। तो ईरानियन प्लेट्यू कैसा प्लेट्यू है? इंटर माउंटेन प्लेट्यू का एग्जांपल है, ठीक है। ठीक इसी तरह दो और मैं आपको पर्वतमालाएं बताता हूं, वो भी आप हमेशा इस चीज को ध्यान रखिए। दो और हैं, जैसे ये देखें, सीरिया, ऊपर टर्की की तरफ आ जाए, टॉरस, यहाँ टॉरस माउंटेन है, और यहाँ पे पॉन्टिक, दिखाया हुआ नहीं लग रहा है लेकिन पॉन्टिक माउंटेन है वहां पर। और बीच में जो प्लेट्यू है उसको अनाटोलियन प्लेट्यू कहते हैं, अनाटोलियन प्लेट्यू। तो ये दो मुख्य पठार आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि एनाटोलियन प्लेट्यू कहाँ है, टर्की में है, उनके किन दो पर्वतों के बीच में है। ऊपर जो है पॉन्टिक माउंटेन है और नीचे टॉरस माउंटेन्स है। ये दोनों, दरअसल अगर आप देखें ना, अगर आप थोड़ा भी समझें, हम लोग इतना पढ़ चुके हैं तो अब आपको आना चाहिए कि अगर देखिए तो ये एक ऐसा भ्रंश जो बना है, देखिए ना, ये हिमालय से चलिए अगर इंडिया की तरफ से, आपको बताया था कि पामीर नॉट आती है ऐसे, ये पूरा देखिए, पूरा पहाड़ी इलाका ही चला जा रहा है इसे, है ना। इस चीज को ऐसे समझने का प्रयास कीजिए, पूरा का पूरा ये एरिया उस उन्हीं टेक्टोनिक एक्टिविटीज के थ्रू थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग समय पर अलग अलग कारकों के द्वारा बनाया हुआ है। इस बात को ध्यान रखिए। तो ये मुख्य जो है कुछ जो आपको मैंने पर्वत बता दिए, ठीक है। अभी तो बस धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं, इसका फिजिकल खत्म हो जाए फिर इसके जो है पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे चर्चा करते हैं। अगली बात जो देखने लायक है वो यहाँ पर ये है, याद इस चीज को, और एक छोटा सा पॉइंट याद रख लीजिए कि जो अनाटोलियन प्लेट्यू है, मान लीजिए ये पठार है, ऐसे ऊंचा सा पठार है, ये ऐसे करके जगह है, मान लीजिए वहां से जो नदियां निकलती है ना, वो उसी पैटर्न में निकलती है। रेडियल पैटर्न याद है किसी को? रेडियल ऐसे लगता है, ऊपर से देखिए तो ऐसे लगता है कि जैसे किसी पहिया के जो है वो, जैसे कहते हैं ना साइकिल का तीली, जैसे साइकिल के पहिए में तीली नहीं होती कि इधर भी नदी निकल रही इधर भी नदी। तो एनाटोलियन प्लेट्यू जो है वो रेडियल रिवर्स वहां से जो निकलती है वो रेडियल पैटर्न की रिवर्स, रेडियल पैटर्न को फॉलो करती है। एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, हल्का सा दिमाग में रख लेने में कोई बुराई नहीं है। जैसे हमारे यहाँ आप देखेंगे तो अमरकंटक वगैरह का जो इलाका है, उन पठारों में से जो निकलते हैं वहां भी इस प्रकार का आपको पैटर्न देखने को मिलता है। आप जल्दी से आ जाइए, अगली चीज को समझ लेते हैं, और वो है कि इसी में अगर अगर आप मैप देखिए क्या है ना, एस्पायरेंट को चाहिए वो देखे कैसे और सवाल बन सकते हैं। अगर आप मैप देखिए, एशिया फिजिकल, एशिया पॉलिटिकल, आपको मैप में दो चीज दिख रही है जो कि आने से पहला आप देखिए एशिया फिजिकल, द ऑरेंज एस्ली आर हंटर्स, ऑरेंज एस्ली ट्राइब इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट रीजन। आप मैप में जहां एशिया फिजिकल बना है, आप एशिया फिजिकल का मैप खोलिए, पेज नंबर 50 पे है जो मेरे पास है, कहते हैं वो मैप। उसमें आप लोग बहुत हाई फाई मैप इस्तेमाल करिए, जो एक ऑक्सफोर्ड जो एक स्टूडेंट का एटलस होता है वो आपके सफिशिएंट है। आप देखिए उस मैप को, उस मैप में जो ऑरेंज एस्ली ट्राइब है ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक रीजन में, उसमें ऑरेंज एस्ली क्या है, हंटर्स है। वो कहाँ रहते हैं? डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ पेनिनसुला मलेशिया में रहते हैं। वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं।
और सम ऑफ देम मेक बैम्बू हैंडक्राफ्ट फॉर ए लिविंग ऑफ नाउ। ये चारों चीज जोड़ सवाल बना देंगे। अब ये क्यों बनेगा? क्योंकि जो शौर्य टॉपिक कवर कर रहे हैं उसी टॉपिक, उसी में जो एशिया फिजिकल का मैप है उसी में दिख रहा है। अब आप उसी के जस्ट देखिए एशिया पॉलिटिकल, उसमें 3 बने हुए हैं इंपॉर्टेंट सिटीज, जेरूसलम, मक्का और टोक्यो। जेरूसलम में क्या है? होली सिटीज ज्यूज की है, क्रिश्चियंस की है, मुस्लिम की है। अब सवाल क्या हो गया? जेरूसलम किसकी होली सिटी है? ए ज्यूज, बी क्रिश्चियंस, सी मुस्लिम। अगर आपने ये नहीं पढ़ा सवाल गलत हो जाएगा। आप मुस्लिम पर टिक लगाओगे ही नहीं क्योंकि दिमाग में नहीं आएगा ये। उसके नीचे क्या है? मक्का। मक्का तो फिर नहीं पूछा जाएगा। तीसरा क्या है? टोक्यो मोस्ट पॉपुलर सिटी। तो जब आपने ये ज्योग्राफी पढ़ने की कोशिश की, ये 2 पोर्शन साथ में और पढ़ डालो। ठीक सर? ओके सर ठीक है। उसके बाद एक नजर आप देख लीजिए कि डेजर्ट्स, क्योंकि बहुत ये डेजर्ट के लिए जाना जाने वाला इलाका है। एक पहली ही बात जो आप ध्यान रख लें, सबसे पहली बात ध्यान जो रख लीजिए कि जो ईरानियन साइड में यहाँ पर जो पाया जाने वाला डेजर्ट है, इस साइड में, इधर, ठीक है, यानी पर्शियन गल्फ से इस साइड जो ईरान में जो डेजर्ट पाए जाएंगे और जो इधर डेजर्ट पाएंगे जाएंगे, उनकी प्रकृति में थोड़ा सा अंतर है। याद रखेंगे कि जो इस तरफ सऊदी अरेबिया के साइड में पाए जाने वाले जो डेजर्ट्स हैं, रेगिस्तान है, वो सैंडी डेजर्ट्स हैं, बलुए जो है वो रेगिस्तान है, ठीक है। वेयरएज दोज फाउंड इन ईरान दे आर एसेंशियली रॉकी एंड सॉल्टी डेजर्ट्स। ये नेचर जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से इसको ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर बात करें तो अन-नफुद, रूबुल खाली, 3 एरिया मैं आपको डेजर्ट के लिए बता रहा हूं जहां तक मैप एंट्रीज का सवाल है, ठीक है। यहां पर जो है, पहले ईरान से आप चल लीजिए, मैं आपको ईरान से पहले समझा देता हूं। मैं इसी में आपको बता देता हूं, नया मैप जाने का कोई बात, खैर मैंने फिजिकल बनाया तो था। हाँ, इसमें ऐसे समझेंगे तो अच्छा रहेगा। ये देखिए दिया ही हुआ है, ठीक है। ये देखिए दश्त लुत, इसका नाम है लुत डेजर्ट, दश्त लुत, दश्त कावीर। 2 मुख्य ईरान के जो रेगिस्तान है वो ये हैं, सॉल्टी और रॉकी टाइप के डेजर्ट्स होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगली चीज जो आप ध्यान रखेंगे वो यह है कि सऊदी अरेबिया में जो है वो कौन कौन किस प्रकार के डेजर्ट पाए जाते हैं। तो सऊदी अरेबिया के ऊपर साइड में देख लीजिए, जहां पे सीरिया भी है, इस एरिया में सीरियन डेजर्ट पाया जाता है, इस चीज को ध्यान रख लीजिए। फिर इस एरिया में इसके ठीक नीचे जो है वो अन-नफुद, NAFUD, अगर आपके पास एटलस है तो आप देख रहे होंगे, उसमें अन-नफुद जो है वो डेजर्ट पाया जाता है, ठीक है। बहुत अलग अलग तरह के बहुत सारे इसमें डेजर्ट दिए हुए हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो आपको याद रखने की जरूरत है वो रूबल खाली। रूबल खाली का क्या अर्थ होता है? खाली का मतलब ये है, रूबल खाली वाला इलाका। खाली का मतलब ही होता है एम्प्टी, एम्प्टी, खाली जहां और कुछ नहीं। तो एम्प्टी क्वार्टर इसका जो है ट्रांसलेशन होता है। तो रूबल खाली ये हो गया, ठीक है, और अन-नफुद ये हो गया। ये 2 मुख्य डेजर्ट जो है वो सऊदी अरेबिया रीजन के, इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। रूबल खाली और अन-नफुद यहाँ के हो गए, ये सैंडी डेजर्ट्स हैं, प्लीज रिमेंबर देम, ओके। फिर सीरियन डेजर्ट्स आपने देख लिया। अब ईरान के डेजर्ट्स दोनों आपने देख लिए, दश्ते काविर और दश्ते लुत, ये भूलिएगा मत, दश्ते लुत, दश्ते काविर, अन-नफुद, रूबल खाली, सीरियन डेजर्ट। 5 मैंने सिर्फ आपको बताया, इससे अधिक नहीं बताया, 5 खाली आप याद रखिए बस कि हाँ भाई ये इस इलाके में पढ़ते हैं, ठीक है। अगर आपको मैं यहाँ के रिवर्स के बारे में बताऊं, हाँ रिवर्स के बारे में दिख ही रहा है मैप में, तो अभी करते चलते हैं रिवर्स के बारे में, ठीक है। ये देखिए रिवर्स दिख रही हैं आपको, 3 मुख्य नदियां आपको बताऊंगा, आप उन्हें खाली याद रखिएगा। 3 मेजर रिवर्स मानी जाती हैं यहाँ पर जो इंपॉर्टेंस की है, बस वो आप अच्छे से समझ लें कृपया। नंबर 1 जो है यूफ्रेट्स है। यूफ्रेटिस जो है देखिए ये चल रही है, यूफ्रेटिस जो रिवर है, एक मिनट जाइए, हाँ ब्लैक में कर लेता हूँ। यूफ्रेटिस एक रिवर चल रही है आपके सामने, आप देख रहे हैं, और दूसरी जो है वो टिग्रिस रिवर है, ठीक है। यूफ्रेटिस और टिग्रिस 2 रिवर्स हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे कि इस पूरे इलाके में इधर के साइड में यही मुख्य नदियां हैं, बस 2 याद रखिएगा। तीसरी नदी जॉर्डन से चलती है, जॉर्डन रिवर कहलाती है, वो अभी देखेंगे यहाँ बाद में, ठीक है। जो डेड सी में आके गिरती है वो अलग तीसरी नदी है। तो ये 2 नदियां बहुत ही महत्वपूर्ण नदियां हैं इस पूरे इलाके के लिए, जो जाके पर्शियन गल्फ में गिरती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आर्मेनियन हाईलैंड्स है यहाँ पे, आर्मेनियन हाईलैंड्स, आर्मेनिया का जो इलाका है, वहां माउंट अरारात,
अरारत पर्वत है, अरारत पर्वत करके वहां से निकलती है, ठीक है, वहां की हाईलैंड से, और यूफ्रेटिस बन के इधर से ये आ रही है, एक टिग्रिस होके आ रही है, ये हजार करके यहाँ पर एक्चुअली एक लेक है, हाजर, HAZAR, वहां से टिग्रिस निकल रही है, ये दोनों आके यहाँ पर इस जगह पर जुड़ जाते हैं, ठीक है। जहां पर ये मिल जाते हैं उसके आगे जो नदी है उसका नाम है शत अल अरब, ठीक है, शत अल अरब है, जो आके जाके पर्शियन गल्फ में मिल जाती है। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज जो है मैं बता दूं कि इसी पर ये जो यहाँ पर जो आके मिले हैं, इसी इलाके में एक बहुत महत्वपूर्ण पोर्ट है, बसरा पोर्ट उसे बसरा। बोलते हैं। हाँ, यस यस एग्जैक्टली, बहुत ही अच्छी बात, बसरा पोर्ट उसे बोलते हैं, वो यहाँ पर है। तीसरी बात जो इसमें मैप में नहीं दिखाई गई लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, वो ये है कि एक और महत्वपूर्ण नदी है जो ईरान की सबसे बड़ी नदी है, सबसे महत्वपूर्ण नदी है करून, कारून या करून नदी है, वो ईरान की तरफ से आके यहाँ पर मिलती है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, जिसपे बहुत पहले 10 साल पहले की बात है, अभी भी वही हालत होगी, कारून रिवर यहाँ आके मिलती है, और इस रिवर के मुहाने पर ही एक अहवाज, अहवाज करके एक सिटी है ईरान, जिसे एक समय में, और शायद अब भी हो, देख लीजिएगा करंट अफेयर्स पे, सबसे पोल्यूटेड सिटी, वर्ल्ड का सबसे पोल्यूटेड एयर इंडेक्स जो है वो यहाँ का हुआ करता था, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। एक महत्वपूर्ण चीज ये है, इतिहास से संबंधित है लेकिन जान लीजिए कि यही वो बेसिन है, यूफ्रेटिस और टिग्रिस नदियों का ही वो बेसिन है, नदी घाटी क्षेत्र है, जिसमें जो है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का नाम सुना होगा आपने, मेसोपोटामिया की सभ्यता, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन जिसे माना जाता है, तो वो इन्हीं दो नदियों के कारण जो है यहीं पे पनपा था, यहीं पर फला फूला था, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक और नदी है, इसमें नहीं दिख रही है, देखते हैं इस मैप में दिख रही होगी तो मैं आपको दिखा देता हूँ, हाँ थोड़ा थोड़ा दिख रही है, ये जॉर्डन रिवर, मैं इसको ऐसे बना के आपको दिखा देता हूँ, यहाँ नहीं है, नीचे की तरफ नहीं है, सॉरी, एक मिनट, सिर्फ ये वाला पार्ट है जो अब आपको दिख रहा है, ये जॉर्डन रिवर है, माउंट लेबनान जो कंट्री है, लेबनान कंट्री में से चलता है, ठीक है, लेबनान से निकलता है, ये नदी लेबनान से निकलती है, और फिर जो है वहां पर माउंट हरमन करके है, माउंट हरमन वहां से निकलता है, और दो मुख्य, बहुत मुख्य एरिया इसके अगल बगल आते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे और यहाँ पे दो बहुत महत्वपूर्ण एरियाज आते हैं। पहला एरिया जो महत्वपूर्ण पड़ता है वो है गोलन हाइट्स, इसका जरूर नाम सुने होंगे, बहुत कंट्रोवर्सी में रहता है गोलन हाइट्स, और जो इधर जो एरिया पड़ता है उसको अभी बड़ा बड़ा करके भी दिखाएंगे, वो वेस्ट बैंक कहलाता है। तीन एरिया याद रखिएगा, इस एरिया में अगर सब भूल जाइए तो 3 महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखिएगा। एक है गाजा स्ट्रिप, कैसे दिखा दूं मैं आपको, हाँ एक था तो मैप मैंने लगाया तो था, एक मैप दिखाने के लिए आपको, ये देखिए, हाँ गाजा पट्टी याद रखिएगा, एक ये देखिए तो, हाँ ये आया ना, ये डेड सी है ना, ऐसे चलती है जॉर्डन रिवर, देखिए जॉर्डन रिवर इस प्रकार से आती है, तो इसीलिए इसको वेस्ट बैंक बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि ये जॉर्डन रिवर के वेस्ट में है, वरना आप इजराइल के दृष्टिकोण से देखिए तो ये ईस्ट हुआ ना, गड़बड़ाइएगा मत, है ना, इजराइल के लिए तो ये पूरा हुआ, एक्चुअली जॉर्डन रिवर के परिप्रेक्ष्य में इसको वेस्ट बैंक कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो गोलन हाइट्स पड़ गया रास्ते में बगल में, फिर वेस्ट बैंक पड़ गया, ठीक है, और फिर यहाँ डेड सी है, डेड सी में जाके एम्प्टी हो जाती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो हम कह रहे थे कि 3 एरिया अगर कुछ ना याद रख पाइए तो कौन सा 3 एरिया याद रखिएगा, 1 गाजा स्ट्रिप, 2 वेस्ट बैंक, 3 गोलन हाइट्स, बहुत जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस के तीनों ही एरियाज हैं, इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा बहुत कायदे से, ठीक है। यहाँ पर और कोई बात बताने वाली हुई तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। डेड सी के बारे में क्या बता सकते हैं, डेड सी आप जानते होंगे कि विश्व का दूसरा सबसे अधिक सैलाइन, नमकीन खारे पानी, सबसे ज्यादा सैलिनिटी, खारापन जो है नंबर 2 पे डेड सी में ही माना जाता है, नंबर 1 तो वहीं बगलिया में है, टर्की में लेक वॉन, यस लेक वॉन करके है झील जो है, वो नंबर 1 है, और नंबर 2 ये है, ठीक है, डेड सी है। डेड सी का भी हालत ठीक नहीं है, अभी डेड ही होने के कगार पे जा रहा है वो, क्योंकि उसमें इलीगल सैंड माइनिंग और सॉल्ट माइनिंग और ये सब बहुत चल रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो नॉर्मल सैलिनिटी होती है ना समुद्र की, उसका 10 गुने से ज्यादा टाइप का इतनी सैलिनिटी यहाँ पर है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। टर्की में लेक वॉन जो है वो टर्की में पड़ती है, डेड सी आपके सामने दिख रहा है, जॉर्डन और इजराइल के बीच में दिख ही रहा है, ठीक है।
और क्या कह सकते हैं, ये डीपेस्ट पॉइंट भी है, ये जरूर आपने सुना होगा, 300 मीटर या कितना कुछ ऐसा है, डीपेस्ट पॉइंट भी है ये। अगर देखिए तो वर्ल्ड में सबसे जमीन वाला हिस्सा होते हुए भी सबसे डीपेस्ट पॉइंट ये है। तो क्यों है ऐसा, ये डीपेस्ट पॉइंट क्यों है? रिफ्ट वैली में। बिल्कुल सही जवाब। जैसे कि हम हमेशा से अभी नर्मदा और तापी के बारे में पढ़ते आए थे ना, वैसे ही यहाँ भी ये आपको ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली याद है, जो मैंने बोला था कि इसको एक बार न्यूज में देख लीजिएगा, ये टूट के अलग हो रहा है, ये दोनों हिस्सा याद होगा आपको। तो दरअसल ये बहुत, हाँ, ये कहते हैं कि ये पूरा रिफ्ट रीजन ऐसे इस प्रकार से ऐसे ऐसे है, ये पूरा प्लेट रिफ्ट वैली ऐसा एक प्लेट है जो रिफ्ट, इसकी लाइन जो है वो रिफ्ट हो गई है, और उसी रिफ्ट में ये पूरा जो हो रहा है, जॉर्डन रिवर आ रही है उस तरफ से, और डेड सी जो है ये उस रिफ्ट में ही, उस भ्रंश में ही जो है स्थित है, इसलिए वो डीपेस्ट पॉइंट है, नीचे नीचे बैठ गया है पूरा इलाका। इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। और कोई चीज महत्वपूर्ण जो फिजिकल में मैं बता देता हूँ आपको, लेक्स के नाम पे मैं आपको बता दूं कि कुछ फ्रेश वाटर लेक्स हैं, उनका नाम आप जरूर याद रखिएगा। उर्मिया लेक, उर्मिया करके है, देखते हैं दिखाया हुआ है कि नहीं मैप में। ये कुछ छोटी छोटी लेक्स हैं, इनको आप मार्क कर लीजिएगा भाई प्लीज। याद रखिएगा कि जो है लेक उर्मिया जो है वो ईरान की एक लेक है। और हाँ, एक मिनट, ठीक है, फ्रेश वाटर लेक्स हैं और इनका भी हालत खराब हो रहा है। जो इस एरिया में फ्रेश वाटर लेक्स हैं वो भी सूख रही हैं, इस बात को जाने रहिएगा। और उनके सूखने का जो मुख्य कारण है, बहुत बारीकी से इस चीज को समझ लीजिए, उनके सूखने का मुख्य कारण जो है वो दो हैं, एक मानव जनित है, मैन मेड है, और एक नेचुरल है। ठीक है, नेचुरल क्या है कि यहाँ पर डेजर्ट्स आते हैं, सैलाइन डेजर्ट, सॉल्ट डेजर्ट स्टॉर्म्स आते हैं और वो पटते जाते हैं। और दूसरा है कि यहाँ की नदियों को कॉटन इरिगेशन के लिए बहुत अधिक दोहित कर लिया गया है, बहुत दोहित उनका एक्सप्लॉइटेशन कर दिया गया है ऊपर के इलाके। तो जैसे अरल सी खत्म हो गया, वैसे ये भी खत्म ना हो जाए, इसकी आशंका जताई जा रही है। फिर से लॉग इन करते हैं और आगे का चालू करते हैं।